हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे वन शॉट रिवीजन की एक पैरेलल सीरीज कि जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो हम क्विकली एक वीडियो में ही एंटायर चैप्टर रिवाइज करेंगे। दिवाली की छुट्टी हो चुकी है, आप सब लोगों ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, थोड़ा बहुत एंजॉय सब कुछ कर लिया होगा। हाँ, बट नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू again start our preparation with the 100% energy and 100% focus. टाइम क्रूशियल बन रहा है। तो हम लोग मैंने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करके एक वन शॉट वीडियो में डाले हुए हैं। अगर आपको उसमें और कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में कर दो, मैं वो टॉपिक्स भी जो मैंने इंक्लूड नहीं किए है वो भी इंक्लूड कर देता हूँ। हाँ, तो आज हम दूसरा और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे मालूम है कि ये जो चैप्टर आपको टाइटल दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, आप लोगों को मालूम है इकोलॉजी यूनिट में जो 3 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें से ये चैप्टर है विच होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द नीट एग्जाम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप पिछले 2-3 साल के पेपर जब सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों को दिखाई देगा कभी कभार इस पे 3 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दैट होल्ड्स अ ग्रेट 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 वेटेज। अगर इतने आसान चैप्टर पे अगर 3 से 5 क्वेश्चन आते तो वी हैव टू कैश दोस मार्क्स, ऑल 20 मार्क्स। हम मान लो अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते। और मुझे ये चीज भी मालूम है कि इस चैप्टर का आपके लिए सबसे पेनफुल पार्ट एक ही है, इसमें बहुत सारे नंबर है सर। हाँ है नंबर, पर वो बहुत इजी है। आप अगर उसको याद रखोगे, एक ही बार लर्न करके जाओगे ना, तो इस पे आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने। देखो इस पे कोर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम है, आएंगे, ऐसे नहीं कि आएंगे नहीं। बट अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा इसके इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे रादर देन द कोर कंसेप्ट वाले, एप्लीकेशन बेस्ड वाले। So without wasting lot of time, let's begin with the one shot revision of biodiversity and conservation. अब देखो मैंने आपके लिए पूरा चैप्टर क्रिस्प किया है यहाँ पे। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि एंटायर चैप्टर हैज बीन लाइक मेड इनटू द स्मॉल 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 चंक्स। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना पहला एनसीईआरटी का, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। हाँ, वहां से भी बहुत बार मुझे मालूम है आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्किप मार के जहां से टॉपिक है वहां से स्टार्ट कर देते हो, करते हो ना ऐसे। हाँ, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस चैप्टर के उस पैराग्राफ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है, इफ एनीवन लुक्स एट द अर्थ फ्रॉम द डिस्टेंस, he would be astonished to by observing the biodiversity, ऐसे करके दिया है वो। सब कुछ छोड़ दो, पर वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 नंबर दिए। क्या 4 नंबर दिए, देखो देर आर हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ एंड्स ऑन द अर्थ? 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स एंड 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड। अब यहाँ पे आप लोग देखो, एंड्स की और ऑर्किड की नंबर ऑफ स्पीशीज सेम है, एंड्स की एंड ऑर्किड्स की नंबर ऑफ स्पीशीज सेम है। हाँ, नंबर सेम है। बहुत बार ऐसे होता है मैच द कॉलम में एक साइड को 4 देते हैं और एक दूसरे साइड को 3 ही दे देंगे क्योंकि 20,000 कॉमन है, तो एक को डबल पेयरिंग आएगा। हाँ, एक साइड को मतलब जहां पे एंट और ऑर्किड के लिए सिर्फ 20,000 का एक ही पेयर आएगा। आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, देखते हो हाँ यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, अरे ये तो बनेगा ही नहीं, ये बोनस मिलेगा। बोनस नहीं मिलेगा आप लोगों को, दिस इज नॉट अ बोनस, दिस इज थॉटफुली डिजाइन क्वेश्चन। आपको गलती करनी नहीं, ठीक है। चलो और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखो, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये याद रखो, आप लोगों को मालूम है इकोलॉजी, ये जो टर्म है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्नेस्ट हेकल, करेक्ट, अर्नेस्ट हेकल ने की थी। बट बायोडाइवर्सिटी ये टर्म जिन्होंने पॉपुलराइज की उनका नाम है एडवर्ड विल्सन। ये उस पेज पे बहुत नीचे आने वाली इंफॉर्मेशन में
बहुत बार आप लोग ना इग्नोर करते हो, साइंटिस्ट का नाम है, भूलना नहीं बच्चों प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा ना तो इसके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई थी कि लाइक जो बायोडाइवर्सिटी होगी एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मतलब लाइक देखेंगे कहाँ कहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब ही हम लोग क्या मानते हैं, जहां पे लाइक वैरायटी आती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। हाँ, सो लाइक in the biodiversity now we can see there are three most important biological organizations। पहला नंबर आता है यहाँ पे, देखो पहला जो नंबर आता है दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी का। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इट इज एट द लेवल ऑफ जीन्स, मतलब जीनस एंड स्पीशीज सेम होगी बट उनमें अलग जीन्स होंगी या जीन्स का एक्सप्रेशन अलग होगा, तो उसमें डाइवर्सिटी दिखाई देगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए मैंगोज। हाँ, लाइक मैंगो की देखो कितनी वैरायटी है, मैं दो चार तो आपको अभी गिनवा सकता हूँ जो आप लोगों ने खाई भी है, जैसे अल्फांसो, मराठी में जिसको हम हापूस बुलाते, द किंग ऑफ द मैंगो और किंग ऑफ द फ्रूट्स बुलाते अल्फांसो। उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अरोमा है, स्मेल नहीं बुलाएंगे हम, अरोमा बुलाएंगे, टेस्ट है। उसके बाद आता है, आप उसके बाद आता है पायरी। आप अगर नॉर्थ इंडियन साइड पे चले जाओगे तो आपको दशहरा, बादामी ऐसे या लंगड़ा ऐसे करके मैंगोज मिलते हैं। हमारे पास लाइक महाराष्ट्र में और एक वैरायटी आती है जिसको हम तोतापुरी करके बुलाते हैं। एवरी वन इज मैंगो वॉट एवर आई हैव लिस्टेड, हापूस, पायरी, बादामी, लंगड़ा, केशर, तोतापुरी, all of them are mangoes, but everyone has a different taste and different smell। सो ये जेनेटिक लेवल पे उसमें डाइवर्सिटी है, स्पीशीज एक ही है, इट इज ऑल ऑफ देम आर मैंगोज। तो हमें एक एग्जांपल के लिए दी है लाइक जेनेटिक लेवल मेडिसिनल प्लांट है ये, रॉल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक प्लांट है जो हिमालयन ट्रेंचेस में दिखता है। इट शोज द वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड पोटेंसी पावर, पोटेंसी का मतलब होता है पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस। रेसरपाइन नाम का एक मेडिसिनल सब्सटेंस है दैट इज प्रोड्यूस बाय द रॉल्फिया वोमिटोरिया इस प्लांट में। अब उसमें जो वैरायटी है हर एक में अलग अलग क्वांटिटी का रेसरपाइन या पोटेंशियल एबिलिटी का रेसरपाइन प्रोड्यूस किया जाता है। तो दैट इज लाइक ये दिया गया है, ये आप हम लोगों ने शायद ही लाइक महाराष्ट्रियन लोगों ने या बहुत बार हम लोगों ने इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए हम लोग ना कोरिलेट नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ मैंगो। मैंगो हम लोगों ने बहुत वैरायटी वाले मैंगोज देखे, टेस्ट किए, स्मेल किए, सब कुछ किया है, तो हम लोगों को ये कोरिलेट करना बहुत इजी हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया भी है लाइक इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। ये 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस है। वहां पे मतलब कौन से चैप्टर में बता रहा हूं मैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपको 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस दिया है। दो नंबर है, दो अलग अलग चैप्टर में, दोनों का रेफरेंस अलग है। तो यहाँ पे कितनी 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, और वहां पे 2 लाख वैरायटीज के बारे में बताया, और 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज मैंने तो 4-5 मैंने ही गिनवा दिया आप लोगों को, बराबर है। उसके बाद आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखो द स्पीशीज डाइवर्सिटी लाइक हाउ मेनी डिफरेंट स्पीशीज यू कैन सी, दैट इज नथिंग बट द स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक किसी भी लोकल एरिया में जाओ या कोई भी एक बायोडाइवर्सिटी रीजन में चले जाओ तो वहां पे कितनी डिफरेंट स्पीशीज है। मतलब मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, देखो अगर आप ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन ऐसी कंट्री देखोगे टूवर्ड्स द पोल, तो वहां पे क्लाइमेट अलग है और वो बहुत कोल्ड है, नॉट टू मच हॉस्पिटेबल, तो वहां पे डाइवर्सिटी आपको कम दिखाई देगी। शायद नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लस माइनस हो सकते हैं बट डाइवर्सिटी वैरायटी कम दिखाई देगी। और वही आप महाराष्ट्र में देखोगे, महाराष्ट्र इज मच स्मॉलर इन साइज टू द ग्रीनलैंड और फिनलैंड। उन दोनों कंट्री में से बहुत लाइक कंपैरेटिवली तो बहुत छोटा है, बट हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रीनलैंड एंड फिनलैंड। देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं आते, इट दे बिगिन फ्रॉम द गुजरात टिल द श्रीलंका, वी कंसिडर देम एज द वेस्टर्न घाट।
हाँ, तो वहां तक जो है, तो वेस्टर्न घाट में देखो, वेस्टर्न घाट हार्बर्स द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न। ईस्टर्न घाट हमारा उड़ीसा वाला वो जो पार्ट है ना, वो वाला वहां पे ईस्टर्न घाट आते हैं। और यहाँ अपना लाइक वेस्टर्न साइड है ना, गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सारा अपना वेस्टर्न घाट आ जाता है। तो वहां पे एम्फीबियंस की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न। तो इट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। एंड लास्ट वन इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसको बुलाते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यहाँ पे है लाइक द एट इकोसिस्टम लेवल। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट से एक ही जोग्राफिकल रीजन में, आप कंट्री दैट वी हैव मेड बाउंड्रीज फॉर द कंट्री, बट लाइक विद इन अ स्मॉल रीजन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट क्लाइमेट से, हैबिटेट से, तो वहां पे अलग अलग डाइवर्सिटी होगी। देखो, इंडिया फॉर इंस्टेंस हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, जो मैंने अभी दिया था एग्जांपल, उसके जैसे ही है नॉर्वे। लाइक स्कैंडिनेवियन पोलर साइड पे है, बहुत ही एक टाइप का बहुत कोल्ड एनवायरमेंट है। ऑन कॉन्ट्री इंडिया में देखो, इंडिया में हमारे पास देखो, राजस्थान में जाओगे तो डेजर्ट है, नॉर्वे में डेजर्ट नहीं दिखेगा। बराबर है। आप हिमालयन रेंजेस में जाओ तो एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, लाइक डेंस रेन फॉरेस्ट है। आप लाइक कोस्टल एरिया में जाओ तो आप लोगों को ओशन बायोडाइवर्सिटी दिखाई देगी। आप मिड पार्ट दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटक, ये पार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट दिखे देंगे। तो एक अपने अकेले कंट्री में अलग अलग टाइप के हैबिटेट से, और उस हर एक हैबिटेट के लिए एक अलग अलग, उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, क्योंकि लाइक ओशन विल बिकम द वन इकोसिस्टम, द डेजर्ट विल बिकम अनदर इकोसिस्टम। ओशन के एनिमल्स यू वोंट फाइंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट के एनिमल्स यू वोंट फाइंड इन द ओशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रेट, यहां तक सब कुछ ठीक है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नई चीजें हम लोगों को देखनी जरूरी है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अब हम इसका न्यूमरिकल एस्टिमेशन करेंगे। न्यूमरिकल मतलब यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे हम। देखो, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, आप बोलेगे सर कितना पुराना डेटा है। हाँ, डेटा फिलहाल पुराना है, पर IUCN हर साल अपडेट नहीं करता, और हमें एनसीईआरटी में 2004 का दिया हुआ डेटा। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑल ओवर द अर्थ, मतलब पूरे वर्ल्ड की हम बता रहे हैं। अब इसमें ना आप लोग बोलोगे सर हम लोगों ने देखा है लिविंग वर्ल्ड में, आपने ही बताया है देयर आर नियरली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, और यहाँ पे 1.5 मिलियन बता रहे हो, ये कैसा चलेगा? हम एनसीईआरटी ने ही ऐसी दो अलग अलग वैल्यू दी है, हम उसको अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद ही कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि एक ऑप्शन में स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 1.5 है एंड 1.7 टू 1.8 है। ऐसा शायद ही आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट इज नॉट अ गुड फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनेगा पर दोनों ऑप्शन शायद ही कभी होंगे। अगर आप कर लो तो एनटीए विल गिव द करेक्ट टू द बोथ द ऑप्शंस, वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, उसमें ना एक बहुत सारे लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने ना अपने अपना एस्टिमेट दिया हुआ है। किसी ने बोला देयर विल बी द 20 मिलियन टू 50 मिलियन डिफरेंट वैरायटीज हो सकते हैं। कल मैं जाकर बोलूँ देयर विल बी द मोर देन लाइक 100 मिलियन लाइक स्पीशीज ऑन द अर्थ, हो सकता है। शायद मैं सही हूँ, शायद मैं गलत हूँ, वैसे भी हो सकता है। हाँ, तो लाइक हम इतना एस्टिमेट एग्जैक्टली नहीं दे सकते, बट ये रॉबर्ट मे नाम के जो साइंटिस्ट थे, अपने होशियार थे। ही वॉज नॉट ओनली अ बायोलॉजिस्ट, ही वॉज अ स्टैटिस्टिशियन ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि लाइक टेम्परेट रीजन में, हाँ, जहाँ पे कुछ इन्वेंटरीज कंप्लीट हुई है, जैसे इंसेक्ट्स या और तो उसकी कुछ टेम्परेट रीजन, मतलब नियर टू द पोल वाला, हम बाद में जाकर देखेंगे, बाद में आपको वापस रेफरेंस आएगा, पर टुवर्ड्स द पोल वाला, वहां पे जैसे डाइवर्सिटी कम है ना। हाँ, यहाँ पे देखा ना हमने, हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री में कंपैरेटिवली कम डाइवर्सिटी देन द इंडिया। तो उन्होंने देखा कि इतने एरिया में ऐसे क्लाइमेट को इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती, तो ऐसे एरिया में, मतलब जहाँ पे इंडिया है, ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बायोम से डिफरेंट लाइक इकोसिस्टम हार्बर करते हैं, तो वहां पे
इंसेक्ट की कितनी होनी चाहिए, इसका ना रफ एस्टिमेट किया है विथ सम गुड स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस। हम रॉबर्ट मे को ही ये क्यों देते हैं, रोहन को नहीं क्यों नहीं देते, रोहन ढाले को क्यों नहीं देते, क्योंकि मैंने कोई स्टैटिस्टिकल कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया, मैंने रफली बोल दिया कि 100 मिलियन हो सकते हैं। ये बहुत वेग वैल्यू मैंने बोली, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनका लाइक ज्योग्राफी विथ स्टैटिस्टिक्स विथ बायोलॉजी विथ बायोडाइवर्सिटी सबका कोरिलेशन करके, जिसको एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइक बाकी सब लोगों के एडुकेटेड गेसेस थे, इनका मच एप्रोप्रिएट एस्टिमेट था। तो उन्होंने क्या किया, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अराउंड 7 मिलियन होगी, ऐसे उन्होंने माना। अब उसमें से हम लोगों को आज कितनी मालूम है, 1.5 मिलियन मालूम है। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लाइक आप लोग देखोगे तो अराउंड 20-22% ही मालूम है, अभी बहुत सारी मालूम करना बाकी भी है। ओके, अब जो हम लोगों को उन्होंने, रॉबर्ट मे ने बताया 7 मिलियन है, उसमें से 1.5 मिलियन नोन है, तो उन्होंने आगे जाकर आईयूसीएन के डेटा से हम लोगों को क्या पता चला, जो 1.5 मिलियन है उसके 70% तो सिर्फ एनिमल्स है। देखो यहाँ पे आप अगर सिर्फ स्टेटमेंट पढ़कर आते हो तो आपका कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर मैंने फ्लोचार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। 22% प्लांट्स है, आप बोलोगे 8% क्या है, अभी भी हम लोग उसको समझ रहे हैं। अब इस 70% जो एनिमल्स है उसका भी 70% कौन है, ओनली इंसेक्ट। मतलब देखो, मैं ऐसे मान लेता हूं कि हमारे पूरे अर्थ पे 100 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 100, उसमें से 70 बनकर आएंगे एनिमल्स, टोटल है ये, और उसमें से 70 है वो एनिमल्स है। और ये 70 जो एनिमल्स है उसके 70% मतलब कितना होगा, 49, दोज विल बी इंसेक्ट। बात समझ में आई मैंने क्या बताया। हाँ, तो ये बहुत बार आप लोगों को कोरिलेशनशिप, ये देखो हम लोगों ने ये पहले भी देखा है एनिमल किंगडम में, ऑर्थ्रोपोडा के जो अपना फाइलम है वहां पे आप लोगों को दिया नियरली 2/3 स्पीशीज, नियरली 2/3 मतलब 67%, नियरली 70% की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। चलो, The estimate of species diversity do not give any figure for the prokaryotes। देखो क्योंकि ये assertion reason के लिए आता है, why we do not consider ये 1.5 मिलियन में हम लोगों ने प्रोकैरियोट को क्यों नहीं, the conventional taxonomic methods are not suitable। जैसे हम आज बाकी हायर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के लिए करें उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोट्स को डाइवर्सिटी, उनकी नहीं डाइवर्सिटी नहीं देख सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते। Many species are simply not culturable under laboratory conditions। हाँ, ये ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई वी डू नॉट कंसीडर द प्रोकैरियोट्स इनटू द टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी। अब देखो और एक इंटरेस्टिंग डेटा आता है यहाँ पे, मैंने बोला ना कि आप लोगों को कि थोड़ा सा डेटा डेटा वाला पार्ट है, यहाँ पे नंबर्स वाला है। इंडिया, आवर अपनी कंट्री दैट ऑक्यूपाइज नियरली 2.4% ऑफ द लैंड, लैंड एरिया मतलब वर्ल्ड में अगर हम लैंड को 100% कंसिडर कर ले तो हमारा एरिया है 2.4%, जस्ट बहुत कम है कंपैरेटिवली। हाँ, अगर आप देखोगे चाइना, रशिया, दे ऑक्यूपाई अ लार्जर एरिया। मतलब हम अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन कंट्रीज को लगाए तो इंडिया वुड बी 6 और 7। हाँ, वैसे कम है, आप बोलोगे 6-7 तो अच्छा है पर कंपैरेटिवली कम है। बट देखो बायोडाइवर्सिटी अगर हम लोग कंसिडर करें तो वी कंट्रीब्यूट फॉर द 8.1%। आप बोलेंगे सर 8.1% को आप इतना एक्साइट हो रहे हो, अरे हाँ जरूरी भी है, क्योंकि देखो ना कि कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब दुनिया भर में 100 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसमें से 8 ऑर्गेनिज्म, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यू विल फाइंड ओनली इन द इंडिया। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म will be seen only in India। ये बहुत अच्छे है, 200 कंट्रीज है, 200 प्लस, उसमें से 8 डाइवर्स है।
डाइवर्सिटी इंडिया में दिखाई देती है। सो दैट्स वाई इट इज इंडिया इज अमंग द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मेगा डाइवर्सिटी में ही क्यों हम कंसिडर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए हम इसको मेगा डाइवर्सिटी में कंसिडर करते हैं। देखो आज हमें, अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन था ना, दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी और इंडिया में कितनी है, तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स फॉर द 8.1% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अब देखो इंडिया में प्लांट्स कितने हैं, आज हम लोगों को नोन प्लांट्स है नियरली 45,000। मैं स्पीशीज के बारे में हमें 45,000 प्लांट्स नहीं बोल रहा हूँ, उनकी डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं। मैं हर वक्त डाइवर्सिटी बोल रहा हूं। आप देखो अदरवाइज बोलोगे सर हमारे पड़ोस में ही लाइक 500 मैंगो ट्रीज है, कोई कोकन का होगा जो मुझे कमेंट करके बताएगा सर आप जो 45,000 प्लांट बता रहे हैं ना उसमें से 500 मैंगो के प्लांट तो मेरे बगीचे में है। अरे मैं मैंगो इज वन स्पीशीज, ऐसे 45,000 डिफरेंट स्पीशीज है एंड मोर देन 1 लाख आर येट टू बी डिस्कवर्ड। ये कैसे एस्टिमेट निकाला, जैसे रॉबर्ट मे ने बताया, लाइक रॉबर्ट मे ने क्या बताया, टोटल दुनिया में 7 मिलियन स्पीशीज है, उसमें से 1.5 मिलियन आर नोन, तो नियरली 22% वो आती है। वही एस्टिमेट हमने इसको लगाया, हमें अगर 45,000 नोन है तो मोर देन 1 लाख अननोन है, अभी भी मोर देन 1 लाख अननोन है। वही एनिमल के लिए नियरली 90,000 नोन है, तो नियरली 3 लाख अननोन है येट। हम लोगों को मालूम ही नहीं, और 3 लाख कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम लोगों को ढूंढने। आप में से कोई इसमें से एक टैक्सोनॉमिस्ट बन सकता है, देखो आपके लिए बहुत बढ़िया है। चलो ये आगे का वाला देखते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू रीड अ पाई चार्ट। पाई चार्ट को कैसे पढ़ना है आप लोगों को मालूम होता है, मतलब हम सर्कल निकालते हैं, उसका 100% एरिया होता है, उसके जैसे जितना एरिया जो होगा दैट इज इट्स मोर परसेंटेज। तो पहला अपना लाइक है दैट इज अ पाई चार्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं। आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे देखो कि ये इंसेक्ट्स वाला जो है दैट इज मोर देन 80% दिखेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो दैट विल बी द 75%। आप ब्लू लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर लो तो एग्जैक्टली 75, पर ये तो मोर देन उससे भी बड़ा है, तो 80%। आप मुझे बताओ क्या, हमने तो देखा इंसेक्ट का 70%, और यहाँ पे तो आप लाइक 75% से भी ऊपर दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? गलत दिखाया है हम लोगों ने कुछ, इंसेडी ने गलत दिया है ये? आपको लगता है इंसेडी ने गलत दिया है? नहीं, इसके लिए समझना जरूरी है, दिस इज ओनली फॉर द इनवर्टिब्रेट में से, यहाँ पे वर्टिब्रेट कंसिडर ही नहीं किए गए। तो बट ऑब्वियसली इंसेक्ट्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 75 से ज्यादा ही हो जाएगा ना, बराबर है। हाँ, ये समझ लो बच्चों, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ना रियलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद मोलुस्क है, क्रस्टेशियंस है एंड अदर एनिमल ग्रुप्स है। इन इन पाई चार्ट पे मेजोरिटी टाइम्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या आपको ये ब्लैंक पाई चार्ट दे देंगे और आपको ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके उसको लेबल करना होगा। तो ये पाई चार्ट देख लो, समझ में आ जाएंगे। सेकेंड चार्ट हम देखते हैं दैट इज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये जो दूसरा पाई चार्ट है वो वर्टिब्रेट्स का। अब आप लोग देखना, ये अ लिटिल बिट मोर देन 50% आर द फिशेस, सबसे हाईएस्ट, लाइक हाईएस्ट है, फिशेस आर हाईएस्ट, देख लो। हाँ, उसके बाद मैमल्स है, उसके बाद देखो बर्ड्स है, देन रेप्टाइल्स है, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कंपैरेटिवली कम है। हाँ, एम्फीबियंस ही सबसे इमीडिएटली अफेक्ट होते थे, एम्फीबियंस कम है। हाँ, तो ये देखो। और थर्ड पाई चार्ट जो है दैट डिपिक्ट्स अबाउट द लाइक प्लांट्स के बारे में डिपिक्ट करता है, जहाँ पे फंजाई देखो, एंजियोस्पर्म देखो, ये दोनों सबसे ज्यादा है। हाँ, उसके बाद ये मॉसेस है, ये फर्न्स एंड अलाइज है, दीज पिंक कलर आर अल्गी एंड दीज आर द लाइकेंस। तो आप इनका अगर असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट लगाते हो या उसको करना है तो आपको इस पाई चार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस का आंसर गलत हो सकता है। हाँ, बात समझ में आई? तो आप लोगों के सामने ये पाई चार्ट रख लो, ये पाई चार्ट इमेज मेमोराइज कर लो। हर वक्त नंबर ही या वर्ड्स ही मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, आपको पिक्चर मेमोरी हमारी बहुत अच्छे से काम करती है बहुत बार, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया?
हाँ या नहीं, कमेंट करके बताओ। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आएगा, जिसको आपको थोड़ा सा समझने में ना बहुत हेल्प होगी या इस डायग्राम से। एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लिख कर दिया है इसको, हम लोगों ने इसको डायग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है। देखो पहला है, लाइक व्हाई देयर इज अ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो पोलर बेयर आप लोगों को अंटार्कटिका में दिखता है वही इंडिया में क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? जो प्लांट्स आप लोगों को एक्सक्लूसिवली अमेरिका में दिखते हैं वो आपको महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखते? आपको मैंगो प्लांट कनाडा या जर्मनी में क्यों नहीं दिखाई देते? मतलब शायद लगाए होंगे किसी ने, बट वहां पे वो लाइक नेचुरली नहीं है। या एप्पल, एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो हमारे पुणे में क्यों नहीं होता? वो कश्मीरी क्यों जाना पड़ता है? कश्मीरी एप्पल से क्यों बुलाते हैं, पुनेरी एप्पल्स क्यों नहीं बुलाते? इसका रीजन देखो, ये देखो, ये अपनी अर्थ है, ये इसका मिड पॉइंट है, पूरी नहीं आधी दिखाई है। लाइक उनने हम लोगों ने यहाँ पे समझ लो लाइक नदर्न हेमिस्फीयर दिखाया है। तो ये इक्वेटर है, दैट इज एट द 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 0 डिग्री सेल्सियस मत बोलना। हाँ, यहाँ से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये ऊपर का है वो तो पोल है, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल है ये ऊपर। हाँ, वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे लाइक वी एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस, लैटिट्यूड इंक्रीजेस एंड दस बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब इसका इसका रीजन क्या है? देखो, हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में लिखा है अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सन, ये टिल्टेड है, टिल्ट इन इट्स एक्सिस है। अब इक्वेटोरियल पार्ट है दैट रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट एंड पोलर पार्ट कंपैरेटिवली वेरी लेस सनलाइट रिसीव करता है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। बट ऑब्वियसली जैसे आप टूवर्ड्स द पोल जाओगे या नॉर्थ जाओ या साउथ जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो वहां पे अपना टेम्परेचर घटता हुआ जाएगा, लैटिट्यूड बढ़ रहा है। तो इसका देखो हम लोगों को एनसीईआरटी ने दिया है, द कंट्री विच इज क्लोजर टू द इक्वेटर दैट इज समवेयर 23.5 नॉर्थ, मतलब वहां पे, हाँ, उसके पास बर्ड, एक एग्जांपल है बर्ड्स की 1400 स्पीशीज है। कितनी है? 1400। न्यूयॉर्क में विच इज समवेयर अराउंड 41 डिग्री नॉर्थ जस्ट 105 है, एंड वाइल ग्रीनलैंड विच इज नॉर्थ मोस्ट 71 डिग्री नॉर्थ, तो उसके पास कितनी है? जस्ट 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड है। अब इसमें इंडिया कहाँ पे आता है? इन दोनों के बीच में इंडिया हैज 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड इंडिया में। तो अब हम ऐसे लगा सकते हैं ना, सबसे हाईएस्ट टू लोएस्ट अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूं तो कोलंबिया, उसके बाद आएगा इंडिया, इसको ब्रैकेट में नंबर भी लिख लेते हैं, 1400, इंडिया 1200, उसके बाद आएगा न्यूयॉर्क, उसमें है जस्ट 105, उसके बाद आएगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एंड दैट विल हैव द जस्ट 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को दिखाई देंगी, बराबर है ना? हाँ या नहीं? हाँ, ये इंडिया यहाँ पे नहीं, ये एक नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता इसलिए नहीं दिया है, और यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर वाली सारी दी है। अब देखो नीचे ये जो दिया है वो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला स्पॉट है दुनिया का, जो इक्वेटर में आता है, इक्वेटर पे मेजोरिटी पार्ट है इसका। उसमें दिखने वाली अलग अलग नंबर ऑफ स्पीशीज की बात है। प्लांट्स देखो कितनी, सिर्फ रेन फॉरेस्ट की बात करें हम लोग, प्लांट्स है 40,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। बर्ड्स की देखो 1300, देखो अब इसमें बीच में इंडिया के पहले ऊपर अमेजोन रेन फॉरेस्ट को डाल, ये कोई कंट्री नहीं है या रीजन है, मतलब एक स्पेसिफिक नहीं है, रेन फॉरेस्ट है इसलिए मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया था। एम्फीबियंस के देखो 427, मैमल्स भी देखो 427, ये दोनों नंबर सेम है। उसके बाद आते हैं फिशेस 3000, रेप्टाइल्स 378 एंड द इनवर्टिब्रेट्स आर नियरली 1,25,000। ये सिर्फ इंसेक्ट नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स है।
अगर मैं आपको बोलूं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो तो कैसे करोगे? सबसे ऊपर आएंगे इनवर्टिब्रेट्स, 1 नंबर को आएंगे इनवर्टिब्रेट्स, 2 नंबर को आएंगे हमारे प्लांट्स, 3 नंबर को आएंगे हमारे बर्ड्स फिशेस, उसके बाद आएंगे बर्ड्स 4, 5 पे ये टाई होगा एंड 6 पे अपने रेप्टाइल्स होंगे। बराबर है। ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये समझ लो, क्योंकि यहां पे हाँ हाँ आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे करके दिया है। हाँ चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी? असर्शन रीजन के पॉइंट थे ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा कर दिए है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब देखो ये ट्रॉपिकल पार्ट है, देखो ट्रॉपिकल मतलब इस या वाला नियर टू द इक्वेटर वाला ट्रॉपिकल पार्ट। हाँ वहां पे ना स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला। हाँ तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब स्पेसिएशन के लिए, नई नई स्पीशीज बनने के लिए टाइम मिला। हाँ देन कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट द निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या है देखो, हाँ कांस्टेंट एनवायरनमेंट, आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में देखा होगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे टेम्परेचर के वेरिएशन कंपैरेटिवली कम है। हाँ एंड abundant रेनफॉल है, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक, हायर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। बट ऑब्वियसली ना जितनी ज्यादा सोलर लाइट अवेलेबल होगी उससे क्या होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उससे क्या होने वाला है, हाँ फूड अवेलेबल होगा, तो डाइवर्सिटी बढ़ने के लिए दैट विल बी द एडिशनल बेनिफिट। ये 3 important reasons है why there is a more diversity at the tropic level than the like temperate region or the polar region। बात समझ में आ गई? एसेशन रीजन के लिए ये बहुत बार आता है, आप लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा। आगे देखिए सेकेंड पैरामीटर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सेकेंड इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब देखो इसमें ना हमको ये भाई साहब जो है उनका नाम बहुत जरूरी है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आते ही है। अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट, फॉन है वो वॉन नहीं है, पहली बात। हाँ फॉन का मतलब होता है फ्रॉम, अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट नाम की एक सिटी है वहां से। व्हाट ही ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज, स्पीशीज रिचनेस मतलब डाइवर्सिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। मतलब मैं इसके एक एनालॉजी दे रहा हूँ। सपोज आप एक पुणे में हैं, आपने पुणे में देखना शुरू कर दिया कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कर लेते कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में, मतलब स्पीशीज नहीं, हम एक टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें। उसके आगे जाकर देखो, आप पुणे एरिया पूरा देखोगे, आप लाइक जैसे पुणे का एरिया बढ़ाते जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा एनिमल्स डिफरेंट टाइप ऑफ, पुणे से लेकर आप पूरा महाराष्ट्र देखोगे तो उसमें और एक्स्ट्रा एनिमल्स आएंगे। पर एक बार आपने पूरा महाराष्ट्र कवर कर लिया तो उसके बाद कोई नया एनिमल आपको वहां पे नहीं दिखाई देगा। सो जैसे आप बढ़ा रहे थे एरिया वैसे नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स बढ़ता गया, बट अप टू द सर्टन लिमिट उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता। हाँ, यहाँ पे देखो एक हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट आता है, ये देखो यहाँ पे तो उसने देखो ये लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। तो स्पीशीज रिचनेस ऑन द एरिया, अगर आप लाइक उसको देखते हो तो ये ऐसे कर्व लाइन आती है जिसका इक्वेशन है एस इज इक्वल टू सी ए रेस टू जेड, जहां पे एस इज नथिंग बट द स्पीशीज रिचनेस, ए इज नथिंग बट द एरिया, जेड इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट। अब ये जो कर्व लाइंस होती है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बुलाया है, अगर इसको हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो उसको लॉग ले लेते। मतलब ये मैथमेटिकली है, मैं इसमें ज्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं करने वाला। आप ये बात समझ लो, अगर कर्व लाइन है और उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो यूजुअली हम लोग उसका लॉग ले लेते हैं। तो इसी इक्वेशन का हमने लॉग लिया, तो लॉग के अगर आप लोगों को रूल्स मालूम है तो जो पावर होती है वो लाइक मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है।
तो इस साइड का log s इज इक्वल टू log c z log प्लस z log a। तो ये इक्वेशन राइट करस्पॉन्ड्स टू द y इक्वल्स टू mx प्लस c पर। ये कैसे c प्लस mx है। आपका जो नॉर्मल इक्वेशन है ना y इक्वल टू mx प्लस c, ये mx प्लस c लिखो या c प्लस mx लिखो, मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, log s इज नथिंग बट द y, log c is nothing but the c, z is nothing but the slope and log a is nothing but the x। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे, तो ऐसे कन्वर्ट हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको लॉग स्केल पे हम लोग देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको एक्चुअली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अगर ये स्लोप की वैल्यू, जेड की वैल्यू इट्स मोर स्टीपर, स्टीपर मतलब ऐसे बनती गई, तो उसका मतलब क्या है, देखो स्टीपर स्लोप मींस मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कम एरिया में भी डाइवर्सिटी ज्यादा है। स्टीपर स्लोप का मतलब है, देखो वहां पे है क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में, ये स्टीपर स्लोप मींस मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, कम एरिया में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देगी। हाँ, तो उसको हम स्टीपर स्लोप बुलाते हैं। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज, कुछ फैक्ट दिए आप लोगों को। z की वैल्यू इज यूजुअली बिटवीन द 0.1 टू 0.2। आप लोगों को मालूम है ना स्लोप कैसे निकालते हैं, हाँ या नहीं, या मुझे बताना पड़ेगा? मुझे वो लॉग टैन साइन कॉस थीटा वाला नहीं, सिंपल वाला चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे बोलोगे सर m की वैल्यू है डायरेक्टली आप देख लेंगे, पर इस ऐसे ग्राफ दिया है तो आपको इसकी स्लोप की वैल्यू कैसे पता चलेगी? हाँ, कैसे कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आप? सिंपल है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल है, दैट इज नथिंग बट द स्लोप की वैल्यू। इट इज रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन। यहाँ पे z is equal to 0.6 to 1.2 फॉर वेरी लार्ज एरियाज लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट बन जाती है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। एंड z is equal to 1.15 फॉर द frugivores, fruit eating birds and mammals in the ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे आप अगर फ्रूगीवोर्स की, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की एंड मैमल्स की अगर डाइवर्सिटी देखते हो तो दैट z की वैल्यू आती है 1.1। बात आई समझ में? हाँ, यहाँ पे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड तो है ही, हाँ, बट ये इस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे यहाँ पे। ऐसे आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे कोर कंसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे आते हैं देखना है तो आर्म्स एकेडमी के टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने देख लिए, ऑलरेडी देखे होंगे, इसके आगे भी इस चैप्टर के देख लेंगे जब आपको चैप्टर होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब क्या जरूरी है इतनी सारी डाइवर्सिटी की? सिर्फ ह्यूमन होते तो क्या फर्क पड़ता, या ह्यूमन डॉग्स कैट जो हम लोगों को पसंद है उतने होने चाहिए थे, ये कॉकरोचेस बेडबग मस्कीटो क्यों चाहिए, क्यों चाहिए हम लोगों को? हाँ, मतलब ह्यूमंस हो, पिकॉक्स हो, लायन हो, टाइगर हो, अच्छा लगता था ना। ये बेडबग कॉकरोच हम लोगों को पढ़ना पड़ा ना उसकी वजह से। हाँ, क्या जरूरत है? हाँ, देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि द थिंग्स may not be useful to us, might be useful to the ecosystem, entire ecosystem के लिए उसका इंपॉर्टेंस होता है। देख, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, दिस वाज शोन बाय द डेविड टिलमन। मतलब उसने बात की थी बायोमास प्रोडक्शन के बारे में। मतलब जिस एरिया में सपोज बायोमास या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। हाँ, एंड जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसकी अल्टीमेटली स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। हाँ, मतलब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सपोज दो लाइक फील्ड है, एक फील्ड में हम लोग मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, मतलब 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ले रहे हैं और एक में सिर्फ एक टाइप के ही क्रॉप्स ले रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर नेचुरल कैलामिटी आती है तो एक टाइप वाली जिसकी लाइक प्रोडक्टिविटी है या फार्म है, वहां पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नुकसान, और जो डाइवर्सिटी है उसमें इम्पैक्ट हो जाएगा पर कंपैरेटिवली वो कम होगा क्योंकि इट इज मोर रेजिस्टेंट टू द नेचुरल कैलामिटी।
और लाइक यहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाती है अल्टीमेटली। इसको ना टैकल करने के लिए एक स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पॉल एरलिच। हाँ, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी थी, दैट इज जिसको हम बुलाते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवर मत पढ़ो, वो रिवेट है। रिवेट का मतलब होता है लंबे बड़े बड़े स्क्रूज। हाँ, मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें को, लाइक हमारे छोटे छोटे वाले घर वाले नहीं, ये बहुत बड़े होते हैं और उनको हम बुलाते हैं रिवेट, पॉपर निकाल लें। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक एनालॉजी यूज की, उन्होंने इकोसिस्टम को एयरप्लेन या एक फ्लाइट के जैसे कंसीडर किया। उन्होंने बोला अब एक फ्लाइट में देखो इंजन है, विंग्स है, सीट है, विंडोज है, बहुत सारी चीजें विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स। अब उन्हीं रिवेट्स को हमने स्पीशीज में कर लाइक कोरिलेट कर लिया। जो एरोप्लेन के रिवेट्स है वो इकोसिस्टम की स्पीशीज है। ये पूरी इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज में। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, सपोज सपोज कि लाइक कोई आते जाते एक एक दो दो लाइक स्क्रू जैसे सीट के विंडो के निकाल ले, तो प्लेन अच्छा नहीं दिखेगा यार, गंदा दिखेगा। कोई किसी ने सीट पे ब्लेड मार दिया, एक हाथ दूसरा रिवेट निकाल लिया, वो ऐसे हिलने डुलने लगा, तो ऐसे फ्लाइट में बैठने का मन नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली ऐसे कैसे बैठेंगे। पर सपोज किसी ने जो विंग्स पे या इंजन पे लगे हुए ही रिवेट निकाल लिए, तो क्या होगा, प्लेन उड़ेगा ही नहीं, दैट विल कोलैप्स। वैसे ही है, अगर हमारे इकोसिस्टम से सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जैसे मैं मानता हूं कि प्लांट्स दोज आर प्रोड्यूसर्स व्हिच प्रोवाइड फूड टू ईच एंड एवरी लिविंग स्पीशीज, अगर उनको हम डिस्ट्रॉय करते गए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल मीट द फेट ऑफ डेथ। क्योंकि वी ऑल आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप बोलोगे सर टाइगर और लायन को तो जरूरत नहीं, वो दूसरे पर जो उनको जो खाता है, लाइक टाइगर्स एंड लायन जिनको खाते, दोज आर हर्बीवोर्स। अगर वही नहीं बचे तो टाइगर लायन कैसे बचेंगे। तो मैं मानता हूँ कि लाइक प्लांट्स विल बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम। ये की स्टोन स्पीशीज मतलब बहुत क्रिटिकल है, इनका एक्सटिंक्ट होना मतलब पूरी इकोसिस्टम का कोलैप्स होना। हाँ, वैसे तो अगर ऐसा हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने बताया कि एवरी स्पीशीज हैज सर्टेन रोल, इट मे नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड बट इट इज इंटरकनेक्टेड टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट टू हैव द बैलेंस इकोसिस्टम। आ गई बात समझ में यहाँ तक। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बोल दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज अर्ली एज पॉसिबल। आगे देखते चलो। नाउ लेट्स फेस द फैक्ट कि like there is a continuous loss of biodiversity एंड लाइक ऐसे बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, हमने देखा अभी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में कि पॉल एरलिच ने बताया कि सारी स्पीशीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, उनका रोल है, बट स्टिल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ मल्टीपल डिफरेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ। और ना इसके लिए ह्यूमन जिम्मेदार है। हाँ, तो देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या देखते हैं, दिस एक्यूजिंग फिंगर इज टुवर्ड्स द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी बहुत है, मतलब हम अपनी फैक्ट्रीज है, रोड बना रहे, डैम्स बना रहे, तो हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से होता है। कितना होता है देखो, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 नेटिव बर्ड्स। वहां पे जब ह्यूमन हैबिटेट बनने लगे ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे, तो वहां पे 2000 नेटिव बर्ड की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। IUCN Red List के accordingly, there are total 784 species have been lost in last 500 years, and last 20 years there is a just disappearance of 27 species। बस 20 साल में 27 species। उसमें से देखो कौन कौन सी रिसेंट एक्सटिंक्शन के, डोडो फॉन मॉरिशस, बढ़िया बर्ड था मॉरिशस में, हंटिंग कर करके लाइक हम लोगों ने लाइक मोस्ट ऑफ द डोडो एक्सटिंक्ट हो चुके।
उसके बाद आता है क्वागा। हाँ, कि क्वागा इट वाज फ्रॉम द अफ्रीका दैट वी हैव लॉस्ट स्टेलर सी काउस, थैलासाइन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ फ्रॉम द रशिया, एंड द थ्री सब स्पीशीज जैसे बाली, जावन एंड द कास्पियन ऑफ द टाइगर्स दैट हैव वी हैव लॉस्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स। देखो कितने एक्सटिंक्शन के थ्रेट पे है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। एम्फीबियन स्पीशीज नियरली 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज, एम्फीबियंस इजीली गेट अफेक्टेड बाय द चेंजेस। भाई यू नो वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। जिम्नोस्पर्म्स के देखो 31% ऑफ द जिम्नोस्पर्म स्पीशीज आर ऑन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मैमल्स की स्पीशीज है 23% एंड बर्ड्स की 12%। देखो यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया है आप लोगों को, एनसीईआरटी में थोड़ा सा रैंडमली दिया है, पर आप लोगों को ये समझ में आना इजी हो जाए। During the long period that is more than 3 billion years on the origin of Earth, there were total 5 episodes of mass extinction। आज तक 5 बार, जब मतलब आप मानोगे, बोलोगे सर हम लोग जब नहीं थे तब डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसके लिए तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। जब डायनासोर थे अर्थ पे हम लोग तो थे ही नहीं, रादर डायनासोर हमारी वजह से एक्सटिंक्ट हुए ही नहीं। तो दिस इज नथिंग बट द अनदर इवेंट। ऐसे 5 बार ऑलरेडी हो चुका है और एक बार हो रहा है, तो हम हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? का रीजन देखो यहाँ पे, द प्रेजेंटली दैट इज 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स रेट। इट इज 100 to 1000 times faster than the previous any episode। 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। आप इमेजिन कर लो कि मतलब अगले कुछ सालों में हम लोग नियरली 50% ऑफ द वेल्थ, बायोलॉजिकल वेल्थ, वी आर लाइकली टू लूज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत हम लोगों की वजह से ये लाइक एक्टिविटीज है जो जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज रैपिड रेट पे डिक्लाइन हो रही है। और इसका सबसे बड़ा डर क्या है मालूम है हम लोगों का? ऐसी कुछ स्पीशीज है या एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है जिनके नाम, जिनका एग्जिस्टेंस का हम लोगों को आता पता भी नहीं था। लाइक वी वेर नॉट इवन अवेयर दिस टाइप ऑफ स्पीशीज यूज टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ऐसे भी है। अब देखते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। इसको 4 इविल क्वार्टेट्स करके आपके बुक में दिया है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एसर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, इस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला, इविल क्वार्टेट मतलब क्या? 4 इंपॉर्टेंट रीजंस टू लूज द बायोडाइवर्सिटी। हम लोग बात कर रहे हैं ना कि इतनी स्पीशीज लूज हो रही है, इतने ये इतने स्पीशीज के लॉस के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कुछ तो हम बात कर ही रहे कंटिन्यूअसली। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसके रीजंस क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को। कि ये हो रहा है ये तो पता चला, इतने परसेंट ऑफ एम्फीबियन जिनको हमने देखे लिविंग और दे आर ऑन द थ्रेट, इतने सारी डिफरेंट वैरायटीज वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन अ रिसेंट ईयर, एंड इतने स्पीशीज इन लास्ट 500 ईयर्स में लाइक लूज कर चुके हैं। पर इसके रीजन क्या, हमने ऐसा क्या गलत किया या हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इतनी सारी स्पीशीज लूज हो रही? तो उसका पहला रीजन है, इसको हम प्राइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लाइक एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टार देकर रखा, दैट इज द हैबिटेट लॉस और द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होना मतलब बहुत बड़ा जो एरिया है उसके हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े क्यों? किसी जगह पे डैम बना दिए, किसी जगह पे रोड बना दिए, किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन बना दिए, तो फ्रेगमेंटेशन हुआ या कंप्लीटली लॉस भी हुआ। दोनों चीजें हो सकती, आइदर देर इज अ कंप्लीट लॉस और देर इज अ कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंटायर। तो देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, लाइक जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लूज कर रहे हैं हम लोग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है ये? हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग 14%, हाँ,
नाउ नो मोर देन द 6%। एक समय था जब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसमें हम लोग अमेजोन रेन फॉरेस्ट को भी कंसिडर करते हैं, इट यूज टू कवर द मोर देन 14% ऑफ द एरिया। आज वहाँ जस्ट 6% से भी कम है। When large habitats are broken up, the small fragments due to the human activities, mammals and birds badly affected, leading to the population decline। इसका मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। देखो, हम लोगों ने एक बार बात की है लाइक ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में कि फ्लेमिंग गुड्स, हाँ, और द साइबेरियन क्रॉन्टिस, दैट माइग्रेटरी बर्ड्स, वो साइबेरिया से, रशिया के पास से उड़कर आते हैं हमारे यहाँ पे। लाइक राजस्थान में भरतपुर है, कोलाडो नेशनल पार्क है, भरतपुर तक आते हैं। इतना क्यों? आप लोग देखोगे, ये अपना पुणे से पास में 60 किलोमीटर पे एक भिगवण नाम के एक एरिया है, हाँ, वहां पे भी वो आते हैं तो हजारों के तादाद में आते हैं, मतलब लाइक थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कम है। हाँ, और दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइड, बर्ड बहुत बढ़िया दिखने में। हाँ, लिविंग। अब सपोज आज 2025 में इनका सीजन होता है, वो आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से फरवरी, जैसे हमारे यहाँ पे समर सीजन शुरू होता है, यहाँ से वापस चले जाते हैं उनके साइबेरिया के पास। हाँ, वापस नहीं। अब सपोज 2025 में, मतलब 2026 के जनवरी फरवरी में यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। साल भर में हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे वो आते वहां बड़े बड़े टावर्स खड़े कर दी। मतलब जहाँ पे वो आते थे, वो हैबिटेट पूरा चला गया। बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, पर वहां पे जो उनका नेचुरल हैबिटेट था, वो लूज हो चुका है, वो एक लॉस्ट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर जब वो आएंगे तो देखेंगे, यार यहाँ तक आना था, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, जाएंगे कहाँ बेचारे। हाँ, तो ये हैबिटेट लॉस का सबसे बड़ा लाइक जो फटका होता है या इसका इफेक्ट होता है, वो माइग्रेटरी बर्ड्स को झेलना पड़ता है। सेकेंड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। देखो, व्हेन आवर नीड टर्न्स इनटू द ग्रिड, मतलब कोई चीज चाहिए, उससे ज्यादा हम लोग अगर उसको लाइक ग्रीडी बन गए, तो उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर सीजन, जिनको हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली लाइक वी हैव लॉस्ट द कंप्लीटली। थर्ड वन इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज, एलियन का मतलब होता है विच इज नॉट नेटिव टू दैट एरिया। अगर वो वहां पे आ गई तो वो अपने पैर फैलाने लगती है, क्योंकि उसको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है एलियन स्पीशीज की वजह से। देखो, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिचलिड फिश इन द लेक। क्योंकि ये नाइल पर्च पे कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं, तो उन्होंने उनको जितनी जगह मिली, वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, अपने पैर, हाथ पैर फैलाने लगे। और उसकी वजह से हुआ क्या, कि जो ओरिजिनल वहां की सिचलिड फिशेस थी, लाइक लाइक दे बिकम एक्सटिंक्ट। सिमिलरली देखो, इन्वेजिव वीड फिशेस इन कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंडन एंड वाटर हाइसियन, दैट इज विकॉर्निया, जिसको आप टेरर ऑफ बंगाल करके जानते हैं, वाटर हाइसियन। और द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लारियस गैरिपिनस, थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश। ये क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है, और लाइक दे कीप ऑन लाइक taking the place, resources of the native species. And fourth one is the coextinction। coextinction, एक एक्सटिंक्ट हुआ, इसके लिए दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे म्यूचुअलिज्म में, ऑब्लिगेटरी वे में, जैसे हमने लाइकेंस की कंडीशन में देखा, लाइकेन की कंडीशन में अगर दोनों में से एक चला जाए, हाँ, दोनों में से एक भी चला जाए, इधर अलगी और फंजाई, तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाता, ऑब्लिगेटरी होता है इसमें। तो दोनों का एक साथ जिंदा रहना जरूरी है। तो को एक्सटिंक्शन इज अनदर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? हाँ, चल आगे नहीं। लाइक अब इतना सब कुछ हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व करना जरूरी। हाँ, तो क्यों करना, हम लोग अब देखेंगे, एंड पार्ट पे आ चुके हैं इस चैप्टर के। तीन चीजें, कॉन्जर्वेशन करना, क्यों करना, कैसे करना, और लाइक हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने आज तक क्या क्या एफर्ट किए हुए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी कॉन्जर्व द बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्यों करना और कैसे करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट दो है। क्यों करना है ये जान लेते हैं। पहले देखो, इसके तीन आर्ग्यूमेंट्स है। क्यों करना है,
मतलब लोग आर्ग्यू होते हैं, अरे करना चाहिए, पर क्यों करना है? तो पहला आर्ग्यूमेंट बोलता है, इट इज नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है, which talks about the direct benefits from the nature that we encash or that we usually use. तो उसमें क्या कहते हैं, फूड, दैट इज 100% वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर द फूड। कुछ भी बन जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी बन जाए, कुछ भी कर लो, फूड के लिए हमें प्लांट पे ही डिपेंड हो रहना है। हाँ, आप लोग बोल नहीं सकते कि हमारे पास जोमेटो वाला या स्विगी वाला आकर डिलीवरी करता है, हम लोगों को जरूरत नहीं है, उसके पास कहाँ से आएगा? हाँ, तो वी लाइक फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल से, फायरवुड है, फाइबर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स sold in the market worldwide are derived from the plant. Majority of drugs, हाँ, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स वी ऑप्टेन और वी डिराइव, उनको प्रोसेस करके, उनसे एक्सट्रैक्ट करके हम निकाल रहे हैं प्लांट से। और दुनिया में ऐसे कितने प्लांट्स है, ऐसे कितने रिसोर्सेस है जिनका मेडिसिनल यूज हम लोगों को अभी तक मालूम भी नहीं, जिनका मेडिसिनल यूज अभी भी हम लोगों को मालूम भी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स है, ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेस है। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों को 100% डिपेंड रहना पड़ता है नेचर पे। उसके अलावा हम कहीं से भी ये चीजें नहीं निकाल सकते। हाँ, देखो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है आप लोगों को, ये बहुत बार आता भी है, बायो प्रोस्पेक्टिंग करके। मतलब क्या? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखो, अब हम लोगों को पता चल चुका है कि दिस टाइप ऑफ प्लांट प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ मेडिसिन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरे दोस्त का रिसर्च का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वी नो टर्मरिक हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। ये मेडिकली प्रूवन है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि टर्मरिक, अगर हम नेचुरली टर्मरिक ग्रो करके उससे निकाले तो दैट वुड बिकम वेरी कॉस्टली एंड वेरी टीडियस जॉब। कर्क्यूमाइन करके सब्सटेंस है वहां पे, तो वो लाइक एंटी कैंसर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसकी। हाँ, तो वो हम लोग निकाल ले तो बहुत कॉस्टली भी चला जाएगा और बहुत टीडियस जॉब होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कंपाउंड को हम सिंथेटिकली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस पे लोग रिसर्च करते हैं। अब सिंथेटिकली मतलब आइदर केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल की रिएक्शन बना दो, रिएक्शन से कर लो, या जो बायोटेक्नोलॉजी में हम सीखते हैं ना, इस जीन को अगर हम किसी बैक्टीरिया में या लाइक यूकैरियोटिक सेल में डालकर उसको एक्सप्रेस करके हम निकाल सकते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मोर प्रोडक्शन हम लोगों को मिल सकता है। तो इसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग बुलाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, दुनिया भर में इस पे रिसर्च चल रही है, जिसकी वजह से लाइक बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज दे विल हार्बर देयर बेनिफिट, बट दैट इज ओके, दैट इज नॉट अवर कंपनी। सेकेंड वन इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली मतलब देखिए, नैरोली मतलब जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट की हम लोग बात करें, ब्रॉडली मतलब हम जिसको हम इमीडिएटली इनकैश नहीं कर सकते, जिसको हम लोग इमीडिएटली बेच नहीं सकते, ऐसे वाले बेनिफिट। The dwindling Amazon forest is estimated to produce through the photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. इसलिए हम इसको बुलाते हैं lungs of a planet Earth। Amazon रेन फॉरेस्ट को हम lungs of a planet Earth बुलाते हैं। 20% जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है अकेले अमेजोन रेन फॉरेस्ट से, 6% एरिया बचा है सिर्फ, फिर भी वो 20% कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को देता है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके। कितना है? आप अगर लाइक ऑक्सीजन खरीदना पड़ा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जिंदा कैसे रहेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे हम लोगों को, तो ये तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा, ये दैट इज ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन, एट ए टाइम बहुत लोगों को मिल रहा है, और ये इज नॉट स्पेसिफिकली। उसके बाद पोलिनेशन है। देखो, ये जो हम लोगों को फूड चाहिए, उसके लिए पोलिनेशन होना जरूरी होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि पोलिनेशन प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है। तो उस पोलिनेशन के लिए हमें इंसेक्ट, हनी बी, बर्ड, इन इन लाइक एजेंट्स की जरूरत होती है।
इनके हेल्प के बिना हमारी प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हनी बीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स इन द आवर इकोसिस्टम। वो है, अगर ये नहीं यार, हम अगर आर्टिफिशियली पोलिनेशन करने के लिए जाए ना, तो हम लोगों से हो भी नहीं पाएगा और वो एफिशिएंसी भी नहीं आएगी जितनी एफिशिएंसी क्या हनी बीज या इंसेक्ट्स करते हैं। एंड द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग द थिक वुड, एस्थेटिक प्लेजर के बारे में हम बात करें के भागे हम लोग जा रहे हैं या लाइक विंटर सीजन आ रहा है, सॉरी एक्सक्यूज मी। हाँ, जैसे अभी विंटर सीजन आएगा तो आप सुबह घूमने के लिए जाओगे, गार्डन में घूमोगे तो एस्थेटिक जो होते हैं फ्लावर्स दिखाई देते हैं। जब स्प्रिंग सीजन आता है लाइक फूल से पूरे लाइक पौधे भर जाते हैं, कितना दिखने में ब्यूटीफुल दिखता है। इसकी हम फ्री कॉस्ट दे पाएंगे। हाँ, या लाइक बुलबुल सिंगिंग अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग इसको, या लाइक हमारा समर सीजन आता है तो कोयल का सॉन्ग होता है। तो लाइक ये चीजों के लिए हम लोग पैसे नहीं दे सकते। तो दोज आर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स है। एंड लास्ट वन इज द इथिकल आर्ग्यूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ। वी डू नॉट ओन द प्लैनेट, वी शेयर इट विथ अमंग ऑल द अदर स्पीशीज। सो लाइक हम लोगों को अपने नेचर का केयर करना जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और लाइक बीइंग द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस स्पीशीज ऑन द अर्थ, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू like take care of the entire environment and like biodiversity ecosystem सबका। philosophically और spiritually we need to realize that every species has an intrinsic role। देखो, सिर्फ ह्यूमंस को ही जिंदा रहना है, सिर्फ ह्यूमंस को ही सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ऐसा जरूरी भी तो नहीं है ना। बाकी भी एनिमल्स है, बाकी भी प्लांट्स है, बाकी भी छोटा हो बड़ा हो, इट मे बी ऑफ अवर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और नॉट, बट उसको भी जिंदा रहने का हक है। हमारी एक्टिविटी की वजह से उनकी स्पीशीज तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देयर वेलबींग एंड पास अवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन। देखो ना, अगर हमारी वजह से अ, ऐसे कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब मैं मानता हूँ कि डोडो का एक लाइक बेस्ट एग्जांपल है। लाइक हमारे पहले के जनरेशन ने इतना ज्यादा उसका हंटिंग किया कि आज हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर ने इतना ज्यादा किया, हम लोगों को कभी डोडो देखने के लिए मिला ही नहीं। आज डायनासोर की बात नहीं करेंगे क्योंकि डायनासोर नेचुरली गॉट एक्सटिंक्ट। अब ऐसे बोलना नहीं सर हम लोगों ने डायनासोर भी तो नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता? पर ऐसे नहीं ना, वो दैट वाज नेचुरल एक्सटिंक्शन। ये जो डोडो का है ये हमारी वजह से हो रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट जनरेशन को आज डोडो हो रहा है, कल टाइगर हो जाएगा और 10-20 साल में लायन चले जाएंगे, पैरोज कम होती रही है, कल क्रोस चले जाएंगे। ऐसे करते करते हम एक एक स्पीशीज को अगर एक्सटिंक्ट करवाते रहे तो दिस इज नॉट गुड और दिस इज नॉट इथिकली गुड। लास्ट पार्ट है कि लाइक हाउ टू कॉन्जर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। देखो, इसमें आता है इन सितु, दैट इज ऑन साइट conservation। When we conserve and protect the whole ecosystem in its biodiversity at all levels is protected, like we save the entire forest to save the tiger। देखो, ये सेव द टाइगर जो प्रोजेक्ट था वो बहुत इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें टाइगर को सेव करो प्रोटेक्ट करो करके नहीं बोला। व्हेन द टाइगर नीड्स टू बी सेव, इट नीड्स द एंटायर इकोसिस्टम। अगर टाइगर को किसी फॉरेस्ट में, जंगल में, उसके नेचुरल हैबिटेट में सेव करना है तो आपको उतने हर्बीवोर्स भी चाहिए। अगर हर्बीवोर्स चाहिए तो उतने ग्रासलैंड चाहिए, उतने पेड़ पौधे चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक टाइगर को हम सेव करने के साथ बहुत बड़ी इकोसिस्टम को हमने सेव कर लिया। एक टाइगर को सेव करने के लिए हमने एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर लिया, सेव कर लिया, कॉन्जर्व कर लिया पूरे फॉरेस्ट को। So that was a very intelligent project according to me in order to conserve the biodiversity। हम्म, उसके बाद देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स करके एक रीजन होते, वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस होगा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब
the particular species or particular type of organisms can be seen only and only that area. जैसे महाराष्ट्र में मैं बहुत बार बताता हूँ, कास प्लाटू करके एक रीजन है सातारा के पास, जहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, which you would be able to see only and only in the on the Kars plateau. दुनिया में कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे. Those are endemic to that. And accelerated habitat loss, जहाँ पे बहुत ज्यादा habitat loss हो रहा है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाइक इनिशियली 25 थे, बाद में उसने 9 ऐड करके 34 नंबर कर दिया. ये नंबर याद रखो वापस. 3 hotspots are Western Ghat and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya covers our entire country's exceptionally high biodiversity region है ये. पहला ये वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये एक कंबाइन है. दूसरा है इंडो बर्मा एंड थर्ड वन इज हिमालय. टोटल 3 ऐसे हैं. यहाँ पे ईस्टर्न घाट इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. Although all biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area, the number of species they collectively harbor is extremely high and strict protection is necessary. देखो बायो इंडिया में देखो बायोस्फीयर इज नंबर से वापस कितने है, 14 है. नेशनल पार्क कितने हैं, 90 है. ये 14 है, ये 90 है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है. अब इसमें देखो सैक्रेड ग्रूव नाम की एक अपने पास इंडिया में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये. हम इसको कैसे यूज करते, कैसे यूटिलाइज करते ना, वो है दैट इज जहाँ पे देर आर सर्टन रीजन ऑफ फॉरेस्ट, दोज आर लाइक केप्ट असाइड. क्यों कि वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं, जिसको हम सैक्रेड करते हैं. मतलब सैक्रेड मतलब भगवान जैसे उसको पूछते हैं. तो वहां पे मतलब किसी भगवान को नहीं, पेड़ पौधों को ही हम एज अ भगवान मानते हैं. तो लाइक उसको बाजू में रखकर उनको वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं अलाउ करते, उसको कटिंग कभी अलाउड नहीं करते. तो ऐसी होती है. देखो ये कुछ है इंपॉर्टेंट है. सच सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासिया एंड जैतिना हिल्स ऑफ मेघालय. मैच द पेयर का क्वेश्चन है. अरवली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, सारगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश. ये 3-4 है. एंड मेघालय देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइक थ्रेटन प्लांट्स के लिए और रेयर प्लांट्स की एक लास्ट होप्स है हमारे लिए कि सैक्रेड ग्रूव में ही हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे. इसके बाहर तो वो प्रोटेक्ट हो ही नहीं. हाँ, तो ये सारे इन सिटू है. कौन कौन, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सैक्रेड ग्रूव. उसके बाद आते हैं एक्स सिटू, जहाँ पे हम उनको नेचुरल कंडीशन में जब प्रोटेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अब हम उनको उनके एरिया से बाहर निकालकर किसी सिक्योर्ड एरिया में उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं. उनको बुलाते हैं एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन, such as zoological park, botanical gardens, wildlife sanctuary, cryopreservation technique and seed bank. ये सारी जो है these all are एक्सिक्यूट. ये बहुत बार क्वेश्चन आपको आ चुका है, बहुत बार आता है. इनमें से कौन सा इन सिटू है, इनमें से कौन सा एक्स सिटू है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन सिटू, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्स सिटू. तो देखो दोनों 5-5 है. टेक्निकली अगर सब कुछ आ जाए तो दोनों 5-5 आ जाएंगे. तो इसमें से कभी कभार एक आध दूसरा कम ज्यादा हो सकता है, तो आप वो देख लेना कि कैसे है. बट आप लोगों को ओवरऑल मालूम होंगे दोनों 5-5. अब देखो इसके लिए ना हम कुछ एफर्ट लगा रहे सब पूरी दुनिया भर में. तो उसका एक एग्जांपल है द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जानेरो इन 1992 called upon all the nations to take appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization and its benefits. The follow-up World Summit on Sustainable Development was held in 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका. ये 2 रीजन्स के नाम आप लोगों को मालूम हो तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने बताकर रखे. ये याद रखो. थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है. अब जाने से पहले ये तो पूरा एंटायर चैप्टर मैंने कर दिया. इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है, नंबर्स इन बायोडाइवर्सिटी करके, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली 10 मिनट का छोटा वीडियो है, 10-15 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं है. तो उसमें सिर्फ हमने नंबर्स की बात की है, बाकी किसी भी चीज की बात नहीं. तो अगर एक बार ये समझ आ जाए तो आपको लगता है कि कंसेप्चुअल सब कुछ क्लियर हो चुका है इस वीडियो से, तो
तो आप नंबर से रिवाइज करने तो आते जाते बस से ट्रेवल करते करते कभी कभार वो नंबर वाला वीडियो सुन लेना, आप लोगों के नंबर्स भी हो जाए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस चैप्टर। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर लेकर मिलते। थैंक यू।